ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई मुझे मैसेज पे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है। अ, उम, वैसे तो हम आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है? हमारा इंटरैक्शन एलसी के लैब में हुआ था, तो उसके बाद हियर वी आर अगेन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रही थी आपके बाकी क्लासमेट्स का, बट आई डोंट नो कि खाली 8 बच्चों ने क्यों जॉइन किया है, जबकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 22 की, आई गेस। तो अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है, कोई पुराना, जिस पे आप लोगों के अपने बैचमेट से इंटरेक्शन है, तो काइंडली उससे उनसे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर कर लें लिंक, ताकि वो ज्वाइन कर सके, ताकि अगली क्लास में वो जो है वो टाइम पे ज्वाइन करें। ठीक है, दायरा आज फर्स्ट क्लास है, इट टेक्स टाइम से। मेरे पास आप लोगों के सबके नंबर्स भी नहीं थे, तो अल्टीमेटली मुझे एलएमएस पे ही लिंक अपलोड करना पड़ा। तो आप लोग आपस में लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर लें, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होगी हम थ्रू व्हाट्सएप रखेंगे, और मैं जो भी अनाउंसमेंट होगी मैं व्हाट्सएप पे ही आपको बता दिया करूँगी, और उसके थ्रू जो है वो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़े से स्टार्ट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि किस तरह से, क्योंकि आपने इससे पहले मुझसे ऑनलाइन कोर्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, और हमने पढ़ी भी लैब थी साथ में। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने जो है वो सेशन टाइम पे ज्वाइन करना है, ऑब्वियसली, ठीक है। और सेशन जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करेंगे, तो आप चैट बॉक्स में अपने नेम और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा, जो आप चैट बॉक्स में अपना नेम और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, तो मेरे पास वो अल्टीमेटली चैट सेव हो जाती है, ठीक है। तो इन केस आपकी अटेंडेंस मुझसे मिस हो जाए या मेरी नज़र ना पड़े आपके नाम पे, तो वो मेरे पास चैट सेव होगी और मैं उस चैट के थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, ठीक है। तो आप सबका काम है ये, हर हर क्लास में सबसे पहले आपने ये करना होगा कि जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करें, वैसे ही आप चैट बॉक्स में अपने नेम और आईडी मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी वजह से, ठीक है, क्लास अटेंड नहीं पाते, और उनका कोई जेन्युइन रीज़न होता है, ठीक है, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा, या इस तरह के कोई भी जेन्युइन रीज़न्स अगर होते हैं, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसी क्लास से पहले आप मुझे बताएँगे लास्ट में, ठीक है। चाहिए क्लास के दौरान या क्लास से पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि मिस मैं आज क्लास नहीं ले सकता, ये मसला है, या मिस मैं अभी क्लास नहीं ले रहा, इसका रीज़न ये है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास लेने से पहले या क्लास लेने के दौरान ही, मतलब क्लास टाइमिंग के दौरान ही, या एटलीस्ट उसी पूरे दिन में आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आप जो है वो क्लास आपने क्यों नहीं ली, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं और आपका ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं आया हुआ होता रिगार्डिंग योर अटेंडेंस, ठीक है, तो आपने जो है आप उस दिन के लिए एब्सेंट मार्क हो जाएँगे, ठीक है। मैं सिर्फ़ उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस मार्क करूँगी जिनका नाम इस चैट बॉक्स में मौजूद होंगे, ठीक है? और जिन्होंने मुझे इन केस वो सेशन नहीं ले पाएँ, तो जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म किया होगा, और ग्रुप पे ही इन्फॉर्म करना है आपको, ठीक है? ताकि मैं सॉरी ताकि मेरे पास वहाँ पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, क्लास की उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके स्केड्यूल आपके पास है, ऑब्वियसली स्केड्यूल के टाइम पे ही क्लास हुआ करेगी। एलएमएस पे आपके पास ज़ूम मीटिंग का लिंक अपलोड होगा, ठीक है, और मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक डाल दूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से उसके थ्रू सेशन जॉइन कर सकते हैं, ठीक है।
सेशन जिस टाइम पे होगा उसी टाइम पे जॉइन करना है, ठीक है। हम शुरू के 5 मिनट जो है वो लिवरेज दे देते हैं, हम इंतज़ार कर लेते हैं अपने बाकी मेट्स का। लेकिन अगर 5 मिनट के बाद एक भी बच्चा मौजूद होगा तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। मैं 5 मिनट के बाद किसी का वेट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर आप लेट जॉइन करते हो और आपका शुरू का लेक्चर मिस हो जाता है, तो फिर वो आपको रिकॉर्डेड सेशन में देखना पड़ेगा, ठीक है। हर सेशन जो हम लेंगे, ठीक है, हर क्लास जो हम कंडक्ट कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड अपलोड करके और आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। ताकि इफ़ इन केस आपका किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आपने लेक्चर नहीं ले पाए हैं, ठीक है, और आपका लेक्चर मिस हो गया है, तो आप वो रिकॉर्डिंग वहाँ से देख सकें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी भई सबको? यस मैम। ठीक है, गुड। अच्छा, अब थोड़ा-सा एक बात ये है कि आप में से किसी को जो है कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मुझसे बहुत ईज़िली पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आपको कोई भी मसला है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, छोटी-बड़ी कुछ भी बात है, ठीक है? आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे जो है वो लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई बात पूछनी है, तो अगर आप मैसेज पे पूछना चाहते हैं, मतलब ये चैट बॉक्स पे, तो आप लिख दें, उसका कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको कुछ बोल के पूछना है, ठीक है? तो पहले अगर आपको कुछ बोलना है मतलब वॉइस के थ्रू आपको कुछ बोलना है, ठीक है? तो आप जो है वो पहले हैंड रेज़ करिएगा, ठीक है? जब मैं बोल रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही होंगी, ठीक है? तो उसके दरमियान आपका कोई क्वेश्चन हो जो कि आप बोल के पूछना चाह रहे हैं, तो आप पहले हैंड रेज़ कीजिएगा। हैंड रेज़ का ऑप्शन होता है यहाँ पे आपके पास, ठीक है? जब आप हैंड रेज़ करेंगे तो मेरे पास वो जो है नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा किसने कौन सवाल पूछना चाह रहा है। फिर मैं उसका नाम कॉल करके जो है वो खुद ही उससे जो है वो फिर आप अपना मैं उसका नाम कॉल करूँगी तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकेंगे, ठीक है? ये इसकी वजह ये है कि एक वक़्त में बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं तो ऑब्वियसली किसी की भी बात समझ में नहीं आती है। तो इट्स बेटर कि आप हैंड रेज़ करके पूछें ताकि मुझे भी पता चले कि बोल कौन रहा है, ठीक है? और वन बाय वन हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ठीक है? चैट पे आपको किसी भी वक़्त कोई भी सवाल पूछना है, आप चैट पे लिख दो, मैं जैसे ही मैसेज पढ़ूँगी, मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा लेक्चर के बाद आपको मुझसे कोई बात पूछनी है या कुछ हो तो आप अपने ग्रुप पे मैसेज करोगे। इंडिविजुअली मैसेजेस करने से गुरेज़ कीजिएगा, प्राइवेट मैसेजेस, ठीक है? उसकी वजह ये है कि देखो बेटा, इस बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो कि ऑनलाइन के चक्कर में टीचर्स के पास भी ज़ाहिर है ज़्यादा लोड है, ठीक है? तो होता क्या है कि एक क्लास में फॉर सपोज़ मेरे पास इस ईसीडी में जो है वो 22 बच्चे हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और कोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो अगर मुझे हर बच्चा अलग-अलग मेरे पास ऑल ओवर अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 50 प्लस स्टूडेंट्स मेरे मुझसे इस वक़्त पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर, ठीक है? तो अगर मैं सबको जो है वो क्या कहते हैं, सब मुझे प्राइवेट मैसेजेस करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे लिए सबके मैसेजेस देखना और रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप ग्रुप पे मैसेज करो, ग्रुप पे जिसके जो क्यूरीज़ होंगे मैं वहीं पे रिज़ॉल्व कर लूँगी, एक ही जगह आपके मैसेज आ रहे होंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर सेम कोई क्यूरी किसी 2 लोगों की होती है तो वो वहीं पे रिज़ॉल्व हो जाती है। अलग-अलग आप पूछते हो तो मुझे सबको अलग-अलग रिस्पॉन्स करना पड़ता है जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए भी मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आपको जो क्यूरी हो, कोई भी मसला है, अटेंडेंस का समझ कुछ नहीं आ रहा है या कोई किसी भी हवाले से कोई इश्यू है, तो आप ग्रुप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। देर-सवेर हो सकती है लेकिन मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ तक आई गेस चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब आज भी आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 10 बच्चे एब्सेंट हैं। अपने जो है वो क्लासमेट्स तक ये बात कम्युनिकेट कर देना कि आपको अगर आप क्लास सेशंस नहीं लोगे और कोई उसका जेन्युइन रीज़न नहीं होगा 10 इस तरीके से क्लास ना लेने का, तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है। और अटेंडेंस मैं उसी दिन फाइनलाइज कर दूंगी, नेक्स्ट डे की कहानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आज आपने क्लास छोड़ी और आप मुझे कल बोलेंगे कि मिस
मेरी प्रेज़ेंट लगाते हैं तो मैं नहीं लगा पाऊँगी कि मैं वो सेंड कर चुकी होंगी, आपका जो है वो अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है? आज के आज ही आज क्लास नहीं ली है तो आज के आज ही मुझे वजह बता दीजिए और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कोर्स आउटलाइन पे। मैंने कोर्स आउटलाइन आपके एलएमएस पे भी शेयर कर दी थी, ठीक है? और मैं यहाँ ओपन करके भी उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि उसके हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन्स ना रहें। ओके, दिस इज़ योर कोर्स आउटलाइन, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीएलओज़ की, ठीक है? सीएलओज़ कितने होंगे? इस कोर्स में 3 सीएलओज़ होंगे, ठीक है? आपको ऑब्वियसली तीनों सीएलओज़ कवर करने हैं और आपको देखना है कि आपको ये बात अब पता है कि आपको सीएलओज़ खाली कोर्स पास नहीं करना होता, बल्कि आपको हर सीएलओ में हर सीएलओ में जो है वो स्कोर करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको जो है वो इस बात का ख़्याल रखना है कि अगर आपका सेशनल्स में सीएलओ 1 में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उसमें मेहनत ज़्यादा कीजिए, सीएलओ 2 में कम आ रहे हैं, तो उसमें मेहनत ज़्यादा कीजिए एंड सो ऑन, ठीक है? तो आपको इस चीज़ों का ख़्याल रखना है। 3 सीएलओज़ हैं यहाँ पे। सीएलओ 1 is develop a relatively advanced level of understanding regarding MOSFET and BJT devices. Develop CLO2 is developed equivalent model for MOSFET and BJTs devices for both high and low frequency. Uh, Application of the advanced understanding of the devices to stepwise design synthesis of single stage MOSFET and BJTs based amplifier, ठीक है? तो बेसिकली अभी हम जब कोर्स शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसमें इस कोर्स में किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो मैं उसका ओवरव्यू दे दूँगी। अभी मैं कोर्स आउटलाइन खाली डिस्कस कर रही हूँ, सही है? अच्छा, अगर आप इसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, सही है? तो आपके पास 1 मिनट। ओके मुश्तबा, आई रिसीव्ड योर मैसेज। बस नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा टाइम पे जॉइन करें, सही है? अपनी नेम और आईडी यहाँ पे लिख दीजिए तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आप अगर देखें तो आपके पास सीएलओ 1 असाइनमेंट्स की बात करें तो असाइनमेंट के 10% मार्क्स हैं, ठीक है? मतलब 100 में से 10 मार्क्स हैं असाइनमेंट्स के, ठीक है? क्विज़ेज़ को देखें आप तो क्विज़ेज़ 100 में से 15 मार्क्स हैं क्विज़ेज़ के। मिड टर्म का वेटेज आपका 25 होता है और फाइनल एग्ज़ाम का वेटेज आपका 50 होता है, वो जो कि कांस्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है? अच्छा, असाइनमेंट के हवाले से अगर बात करें तो सीएलओ 1 से मैं 1 असाइनमेंट लूँगी, सीएलओ 2 से भी मैं 1 असाइनमेंट लूँगी और सीएलओ 3 से मैं 2 असाइनमेंट्स लूँगी, ठीक है? क्विज़ेज़ की बात करें तो सीएलओ 1 से 1 क्विज़, सीएलओ 2 से 2 क्विज़ और सीएलओ 3 से 3 क्विज़ेज़, ठीक है? तो ये इस हिसाब से कि आपके पास 2.5 वेटेज होगा हर चीज़ का। हर असाइनमेंट का वेटेज 2.5 होगा, सही है? मतलब स्केल डाउन फॉर सपोज़ मैंने आपको 20 नंबर का असाइनमेंट दिया है, तो वो स्केल डाउन होके किस पे आ जाएगा 2.5 पे, ठीक है? इस तरीके के या मैंने आपको 10 नंबर का दिया तो वो स्केल डाउन होके किस पे आ जाएगा 2.5, मतलब आउट ऑफ 2.5 आपकी मार्किंग होगी, ठीक है? तो आपको ख़्याल रखना है कि आप सीएलओ 1 जैसे जो है वो असाइनमेंट में भी आ रहा है, क्विज़ में भी आ रहा है, मिड टर्म में भी आ रहा है, फाइनल में भी आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का जो है इस पे हर चीज़ पे फ़ोकस करनी है, वरना आप अगर एक चीज़ पे भी लैग करोगे तो आपका सीएलओ फ़ेल होने का डर होगा, ठीक है? इसी तरह क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। मिड टर्म में ज़ाहिर है हम क्योंकि मिड टर्म सेंटर में होता है तो हम जो है वो उस वक़्त सीएलओ 3 तक नहीं पहुँचे हुए होते, तो ज़ाहिर है सीएलओ 3 में मिड टर्म के कोई भी मार्क्स नहीं है, ठीक है? सीएलओ 1 से 10% सीएलओ 1 से 15% मार्क्स है और सीएलओ 2 से 10% मार्क्स हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर है वो मिड टर्म का पेपर डिसाइड होगा, जब डिज़ाइन होगा तो आपको उसके हवाले से मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, इस तरीके से आपके असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ का वेटेज होगा। ऑन टोटल आपके तकरीबन 4 असाइनमेंट्स होंगे और 5 क्विज़ेज़ होंगे, ठीक है?
जो कि आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर मिलेंगे। सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक लेट्स मूव ऑन। ठीक है, बाकी आपके पास ये कोर्स आउटलाइन में नीचे लेक्चर वाइज डिटेल्स मौजूद हैं कि हम पहले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे एंड सो ऑन। ज़ाहिर है जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो फिर देखते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है वो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो बुक आपने फॉलो करनी है, ठीक है, आज तो खैर बुक का काम नहीं है तो मैं इस वजह से अभी शेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके पास एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी बुक्स। ठीक है, आपने जो बुक यूज़ करनी है दैट इज़ सेड्रा स्मिथ। सही है, सेड्रा स्मिथ हम यूज़ करेंगे, उसका 6th एडिशन, और उससे हम पढ़ेंगे और उसी से हम सारे लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा ज़ाहिर है मेरे अपने लेक्चर्स होंगे, ज़रूरी नहीं है मैं वर्ड टू वर्ड बुक के पढ़ाऊँ, लेकिन जो चीज़ मैं बुक से पढ़ाऊँगी वो मैं आपको बताती रहूँगी कि भाई हम ये बुक का ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है तो मैं जो हूँ वो लेक्चर स्टार्ट करूँ। अच्छा, मुझे खामोश सुन बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे चुपचाप खामोशी से बैठोगे तो ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। ठीक है, तो जब मैं कोई बात पूछा करूँ तो कोशिश किया करो उसका रिप्लाई करो, और ख़ाली क्लास ज्वाइन करके इधर उधर नहीं जाना होता। मैं किसी भी वक्त बीच में किसी भी का भी नाम लेके और उसकी माइक ऑन करवा के उससे बात कर सकती हूँ। सही है जी। और अगर वो बंदा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं हुआ या उसने मुझे उस वक्त फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसकी अटेंडेंस ज़ाहिर है मार्क नहीं होगी और जो है वो उसे पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई जो है वो खाली आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना, जब मैं किसी कोई सवाल कर रही हूँ तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है, वरना फिर मैं बीच बीच में से रेंडमली नाम पूछती रहूँगी और फिर ज़ाहिर है वो आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड करना लाजमी हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जो हूँ वो खाली लैपटॉप की शक्ल देख के पढ़ाती रहूँ। आप लोग मुझसे इंटरैक्ट करोगे, बीच में डिस्कस करते रहोगे और रिस्पॉन्ड करोगे तो ज़ाहिर है मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा फिर। ठीक है, वरना इंतहाई बोरिंग कोर्स हो जाएगा और नींद आने लगेगी और कोई इसमें जो है वो अट्रैक्शन नहीं बाकी रहेगी। सही है, बच्चों की यस तरह मैम। सबने जो है वो यस मैम। रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, मैम वैसे ओके मैम। यूनिवर्सिटीज कब ओपन होंगी? यूनिवर्सिटीज़ का अभी बेटा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो जैसे ही आएगा होपफुली देखो फर्स्ट से हो जाए, फर्स्ट ट्राइब से, लेकिन जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह। ऑब्वियसली आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी कोई प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा जब तक मज़े हैं, ऑनलाइन पढ़ो बैठ के घर में सुकून से। मैम मजे का है, सजा ही है तो। ये सज़ा है? अच्छा यस वेरी मैम, सजा ही है हमारे लिए तो। गुड। यस मैम, इससे अच्छा बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ ले। इससे अच्छा बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ ले। चलो किसी हमशा को हाल तो में बदल ही होने आवा, पड़ता है। ये कि अवाम किसी हाल में खुश नहीं है भाई। जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो हमें रोज सुबह आना पड़ता है, इतनी दूर यूनिवर्सिटी है, हैं? तो फिर ये शिकायतें होती हैं सबकी, मैम मुझसे एक थोड़ी घंटा आउटिंग हो जाती लगता है है, इसलिए। आउटिंग हो जाती है। सही है, सही है। चलो अच्छा, ये तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, इस कोर्स में हम बेसिकली जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ? बीजेटीज़ और मॉसफेट्स की तरफ, बीजेटीज़ और मॉसफेट्स की तरफ। ठीक है,
अच्छा, ये पूरा एक चेन चल रही है। सबसे पहले आपने पढ़ा LCA, ठीक है। जब आपने LCA पढ़ा तो उस वक्त आपने पैसिव डिवाइसेस पढ़ी, ठीक है। और आपने देखा कि किस तरीके से भाई DC सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, उसमें थ्योरम क्या होते हैं, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। किस तरीके से आप मेजरमेंट्स करते हैं, सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बेसिक LCA में सीखी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा, दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने, अजान हो रही है? नो मैम, अभी टाइम है, 20 मिनट है अभी। अभी टाइम है? अच्छा, मुझे आवाज़ आ रही है। ओके, अच्छा जब अजान हो ना तो एक मैसेज कर देना, तो मैं उस वक्त फिर ब्रेक ले लूँगी 5 मिनट का, ठीक है। ओके। अच्छा, क्योंकि मेरे घर पे बहुत क्लियर आवाज़ नहीं आती तो मुझे समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो आपने फिर सेकंड कोर्स पढ़ा, दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें आपने जो है हम वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़े, जैसे कि डायोड्स, ठीक है। और फिर आपने उसमें सर्किट्स बनाए, ठीक है। FE में आपने क्या BJTs पढ़े हैं? थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन BJTs का मैम ने कुछ बताया, पढ़ाया उससे रिलेटेड? यस मैम, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे हमने लास्ट सेमेस्टर में, और मॉसफेट्स भी थोड़े थोड़े से पढ़े थे। थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन की बेसिस पे, ठीक है। जी। अब यस मैम। ECD में बेसिकली हम इसी की एडवांसमेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से BJTs मज़ीद हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उसकी पूरी एनालिसिस हम करेंगे। और इसी तरह मॉसफेट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, इसके पेयर्स, मल्टी स्टेज जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और किस किस एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, उसके बाद इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, और फिर हम जो है वो ट्रांजिस्टर्स को मिला के किस तरीके से हम जो है वो एम्पलीफायर्स बना रहे होते हैं, एम्पलीफायर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से इससे आईसीज बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक चेन है। सबसे पहले LCA फर्स्ट कोर्स, फिर FE, फिर ECD, और ECD के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स पढ़ोगे दैट विल बी लीका, ठीक है। तो उसमें मज़ीद आपको इसके आगे की कहानियाँ बताई जाएंगी, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक उससे सेमीकंडक्टर से ही सही इंट्रोडक्शन है, क्योंकि तो हम डायरेक्ट सर्किट्स पे नहीं जाएंगे, हम थ्योरी से थोड़ा सा बैकग्राउंड से रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। हमारे पास हमने जी दो तरीके की चीज़ें पढ़ी थी, सही है। एक होते थे कंडक्टर्स और एक होते थे इंसुलेटर्स, ठीक है। अब कंडक्टर्स क्या होते थे और इंसुलेटर्स क्या होते थे, ये हमें उसामा बताएंगे। उसामा, क्या होते थे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स? उसामा बशीर। हाँ भाई, क्या होते हैं कंडक्टर्स, उसामा? सी, अगर उसामा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसामा सिर्फ ऑनलाइन होकर और सो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसामा की क्या कर देनी चाहिए, एब्सेंट मार्क कर देनी चाहिए, सही है। तो मेरे पास ये बेस्ट तरीका होता है सबको जगाने का, ठीक है। अब्दुल वहाब, क्या होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? अब्दुल वहाब सब गायब ही हो गए। अच्छा जी, अनस, मोहम्मद अनस। माइक नहीं चल रहा उसामा, तो आप लिख के रिस्पॉन्ड कर दीजिए, लिख के बता दीजिए क्या होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मोहम्मद अनस साहब, आप भी बताइए, आपका तो माइक चल रहा है, आप बताइए। यस मैम, चल रहा है। बताइए क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।
conductors which allow current to pass through it, or insulator which does not allow current to pass through it? बिल्कुल। कंडक्टर्स वो होते हैं जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जिसमें से पास करंट नहीं हो सकता, हो सकता है, और इंसुलेटर्स वो होता है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और इंसुलेटर्स उसको रोकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमने दो तरह की चीज़ें देखी भी हैं अपनी रियल लाइफ में। हम कहते हैं भाई कुछ चीज़ों से करंट नहीं लगता हो, कुछ चीज़ों से करंट लगता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें से करंट पास होता है, तो हमें ज़ाहिर है उससे करंट लग सकता है, एक चीज़ के अंदर करंट मौजूद है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिससे करंट नहीं लगता, हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में हम ये जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तीसरी एक चीज़ होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर इन दोनों की कोई बीच की चीज़ है, ठीक है। ना वो प्योरली जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ना वो जो है वो प्योरली इंसुलेटर्स होते हैं। वो सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर्स पे यूज़ कहाँ पे होते हैं, किस चीज़ों में, मतलब किस चीज़ों से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स से क्या बना हुआ होता है, सेमीकंडक्टर्स से मुख्तलिफ किस्म की आईसीज बनी हुई होती है, ठीक है। ये जितनी भी आप आईसीज देखते हो, आईसीज आपने देखी होंगी, आपने 555 टाइमर की आईसी देखी होगी, आपने जो है वो LM7805 देखी होगी, आपने हो सकता है कोई बीजेटी या मॉसफेट की आईसी भी देखी हो, ठीक है। तो ये जितनी आईसीज होती हैं ये बेसिकली किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, ये बेसिकली जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं उनसे बड़ी हुई होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो कि हम ट्रांजिस्टर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आईसीज बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। तो दिस इज द चेन, ठीक है, कि एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बन रही होती है, ठीक है। हमारे पास जो कॉमन कुछ जो है वो सेमीकंडक्टर्स कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और कुछ सेमीकंडक्टर जो है वो आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंटल, जो एक एलिमेंट से बने हुए होते हैं, वो कौन से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दैट आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो दो तरह के एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, आपका डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर है ना, ठीक है। तो डायोड के आपने यूज़ भी किया है, तो आप कौन सा डायोड यूज़ करते हो, या तो आप सिलिकॉन डायोड यूज़ करते हो या तो आप जर्मेनियम डायोड यूज़ करते हो, ठीक है। जिसका आपको पता है, ये बात याद होगी कि इन दोनों में जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप का डिफरेंस होता है। एक का जो ड्रॉप होता है वो 0.3 होता है और एक का ड्रॉप जो होता है वोल्टेज ड्रॉप 0.7 होता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम आप यूज़ कर चुके हो प्रीवियस कोर्स पे और पढ़ा भी होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो थे एलिमेंटल, एक एलिमेंट से बने हुए सेमीकंडक्टर्स। कुछ होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो दो एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम एंटीमोनाइट, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होते, आपके मार्केट्स में भी इतने अवेलेबल नहीं होते। हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स वो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले ही हैं, ठीक है, लेकिन इट एग्जिस्ट, ठीक है। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पे ये वाले सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स, अच्छा जी, सेमीकंडक्टर्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स यूज़ करने से होता क्या था कि भाई सबसे पहले, अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये है कि अगर आपको याद हो, आपने जिन जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होगी तो इतनी बेसिक्स तो उन्हें पता होंगी कि भाई हम कहते थे कि जो कंप्यूटर्स होते थे, जब पहले कंप्यूटर स्टार्ट बनना शुरू हुए थे कंप्यूटर्स, ठीक है, तो उस वक्त एक कंप्यूटर का साइज जो है वो एक एक कमरे के बराबर या उससे भी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इतने
इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज होते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, चीज़ें जो है वो कंपाइल होती गई और चीज़ें जो है मज़ीद रिसर्च होती गई उस पर, और चीज़ें जो है वो मिनिमाइज हो के अब ये नौबत आ गई है कि आपके पास एक आईपैड की सूरत में भी कंप्यूटर, जो कि बैबली है, कुछ इंचेस का होता है, उसके जो है वो सूरत में भी, या मैकबुक के सूरत में भी आपके हाथ में जो है वो कंप्यूटर मौजूद है, जो कि लेस वेटेड भी है और स्मॉल इन साइज भी है, ठीक है। और उसकी अगर आप उस ज़माने से कंपेयर करो तो उसकी कॉस्ट भी कम है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, सही है। पहले ज़माने में जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। फिर उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता था, वो पोर्टेबल नहीं होते थे, आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हुआ क्या हुआ ये कि जैसे जैसे रिसर्च होती रही तो हमने जो है वो कंपोनेंट्स को मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो आईसीज पहले जो है वो बड़ी बड़ी आईसीज होती थी, कनेक्टर्स होते थे, उसको हमने मिनिमाइज किया सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, और उन्हें छोटी छोटी आईसीज जो कि अब आपकी जो है वो फिंगर टिप के बराबर होती है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी आईसीज जो है वो डिज़ाइन हुई, और ज़ाहिर है जब उनसे जिसका वेट भी, एक आईसी का अगर आप वेट देखें तो कुछ भी नहीं होता, आपको फील भी नहीं होता कि आपके हाथ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो लेस वेटेड था, और फिर जब वो कंप्यूटर्स में यूज़ हुए इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स से जब वो ट्रांजिस्टर्स बने, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, तो अल्टीमेटली आपके पास चीज़ों का साइज़ मिनिमाइज़ होने लगा, उसके बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हमने देखे, ठीक है। तो इवेंचुअली ये एरा इस तरीके से चेंज हुआ, और जैसे जैसे रिसर्च होती रही, चीज़ें ड्राइव होती गई, तो चीज़ों में एडवांसमेंट आती गई। तो इस सारी चीज़ों के लिए सेमीकंडक्टर्स ने बड़ा कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इसी तरीके से ये कंप्यूटर की तो मैंने खाली एग्जांपल दी थी, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस सब में ही आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो है वो डिस्कवर कब हुए, ये 19th सेंचुरी पे में डिस्कवर्ड हुए। यू आर इन 20th सेंचुरी, जो इससे पिछले वाली जो सेंचुरी थी उसमें वो डिस्कवर हुए, ठीक है। इन 1940 ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड, 1940 में, 1940 में ट्रांजिस्टर जो है वो पहला ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, और इसको सबसे पहले यूज़ किया गया रेडियोज़ में। रेडियोज़ उस ज़माने में बहुत कॉमन थे क्योंकि हम लोगों के पास टीवी और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो उस ज़माने में रेडियो की बड़ी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। तो ये रेडियोज़ में जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। रेडियो में पहले जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स, इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, फिर अल्टीमेटली एरा चेंज हुआ और सेमीकंडक्टर्स इन्वेंट हुए, और वो चीज़ें इसमें, इन्वेंटर का नाम तो अब मुझे नहीं याद, मुश्तबा गूगल कर लेना, मैं भी करूँगी, देख के बता दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी कहानी है जो है वो किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। उसके बाद देखते हैं हम भाई सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसा क्या होता है उसमें जो कि आपके पास सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ना वो इंसुलेटर रहते और ना वो कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इंडिकेटेड बाय रेजिस्टिविटी, उसकी सेमीकंडक्टर की आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रेजिस्टिविटी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस, जो भी मेटल है, जो भी मटेरियल है, उसकी अपनी रेजिस्टेंस के हवाले से, ठीक है। Conductors such as gold, silver and copper have low resistance and conduct electricity easily. जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया या कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो है वो पास करता है, क्योंकि इसका जो करंट होता है वो क्या होता है, वो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है,
लो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास डायरेक्ट करंट जो है वो इजीली फ्लो हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, किसी का मैसेज आया। बिल्कुल, रियल लाइफ में सीपीयू में जो है वो वहाब साहब, रियल लाइफ में सीपीयू में बिल्कुल आईसीज होती हैं। आप अगर आप अपना मदरबोर्ड वगैरह या कोई भी अंदर से पीसीबी निकाल के देखो तो उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर की जो है वो लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, और छोटे छोटे ब्लैक कलर्स की जो है वो आईसीज लगी होती हैं। तो वो सब किससे बनी हुई होती हैं? वो सब सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा जी। अ, अच्छा, हम ये कहते हैं कि भाई आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा है कि भाई आपका करंट और रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट पास होगा, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट आपका इजीली पास होगा। तो आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें से करंट पास ही इसीलिए इजीली होता है क्योंकि उसमें उसके जो मेटल्स हैं वो जिन मेटल से बने हैं उनकी रेजिस्टेंस उनमें बहुत ज़्यादा कम होती है, तो करंट इजीली पास हो जाता है। तो वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स सच एज रबर, ग्लास, सेरेमिक, हाई रेजिस्टेंस से इंसुलेटर्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास रबर है या ग्लास है, इसमें क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से इजीली पास नहीं हो पाती, करंट पास नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, ठीक है। तो इंसुलेटर्स इसलिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और कंडक्टर्स इसलिए इजीली पास कर लेते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो चेंज भी हो रही होती हैं। से सेमीकंडक्टर्स की ज़ाहिर है इसके बीच की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, कि ना वो उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है ना उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ इन बिटवीन देम वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे ऑब्वियसली डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपके पास लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जैसे जैसे टेम्परेचर आपके पास हल्का हल्का बढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, अच्छा जी, बट मैं अच्छा जी, तो ये वाली कहानी सारी है। सेमीकंडक्टर्स में अभी ये शायद आपने इसमें पढ़ा भी होगा एफी में कि इसमें क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, ठीक है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, ओके। इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर तीनों में क्या फ़र्क होता है वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। एनर्जी लेवल में तीनों को क्या फ़र्क होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई अंदर उसके ऐसा क्या चल रहा होता है किसी भी मेटल के कि वो एकदम से खुद ही या तो वो इंसुलेटर बन जाता है, या तो वो कंडक्टर बन जाता है, या तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसका वजह क्या है? एन एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। एक एटम के अंदर क्या होता है आपको पता है कि भाई बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है आपके पास न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट एनी डिस्टेंस इन द एटम बट ओनली सर्टेन वेरी स्पेसिफिक ऑर्बिट एंड ओनली एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक डिस्क्रीट लेवल्स, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें हमने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी मैं डेप्थ में, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कुछ जो शेल्स होते हैं, कुछ जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है वो रोटेट करते हैं, ठीक है,
उसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जिसमें अलाउ नहीं होता, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ एटम गैदर फ्रॉम अ क्रिस्टल एंड ड्रैग द सही। अच्छा, जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आइटम पाए जाते हैं जब भी उसका इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम, बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, इन तीनों इमेज को देखो, ठीक है, कि आपके पास दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। जो आपके पास पहला वाला वो है, क्या कहते हैं, पहली वाली इमेज है मेरे आपके लेफ्ट पे, ठीक है। उसमें क्या है, आप अगर इसमें गौर करो तो आपके पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल ज्वाइंट हुआ हुआ है, ठीक है। और उन्होंने जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर किया हुआ है, सही है। यहाँ से नीचे से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड जो है वो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो आपके पास क्या होता है, ये क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है दोनों में, सही, तो ये क्या होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं, थर्ड कैटेगरी किसकी, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या है, आप देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और इसमें जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर नहीं कर रहे आपस में। यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लू डॉट्स वैलेंस बैंड में तो बने हुए हैं, लेकिन इंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ब्लू डॉट्स का सर्कल्स का मतलब क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी मौजूद नहीं हो, ये आपस में काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, ये इंसुलेटर्स हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स में आप देखें, सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स के मुकाबले में गैप जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इंसुलेटर्स के मुकाबले में गैप कम है, ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर है दोनों में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। और उन्होंने, अगर आप गौर करें तो उन्होंने होल्स और इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए हैं, ठीक है। तो उनके बीच एक बॉन्ड कायम रहता है, तो ये जो बॉन्ड कायम रहता है, ये इनको सेमीकंडक्टर बेसिकली बनाता है। तो इनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसमें कंडक्टर्स की होती हैं, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यही सब बातें जो मैंने बात बोली, ठीक है, यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं इस पूरे पैराग्राफ में। अच्छा, ये ईजी और ईएफ मार्क किया हुआ है कि ईजी इस एनर्जी को कह रहे हैं, ईएफ जो सेंटर एनर्जी है उसको कह रहे हैं। तो इसकी टर्म्स में बात हुई है कि भाई ईजी जो है वो कम हो जाता है, फिर एजी बढ़ जाता है, तो या एनर्जी बैंड एनर्जी बढ़ जाती है, बैंड एनर्जी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? अच्छा जी, एप्लीकेशंस निकालनी थी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई क्लास? किसी को कोई मसला मसाइल यहाँ पे? नो मैम, ठीक है, सब क्लियर है। सब क्लियर है आपको? बाकी सब, बाकी आवाम ठीक है, सही। तो भाई ये इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको एक दफ़ा पूरे को जो है चाहो तो रीड कर लेना, दिस इज़ नॉट टू मच कंपलसरी, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि सेमीकंडक्टर्स, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका सही। अच्छा, बाकी आपका इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बुक को मैं आपको एक दफ़ा दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा बुक, फिर मैं वो शेयर भी कर दूँगी, हम उस बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। गिव मी अ मिनट, मैं आपको बुक दिखा दूँ। ओके,
लेट मी शेयर इट। ओके, ये स्क्रीन नजर आ रही है। दिस इज द बुक दैट इज सेड्रा स्मिथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। 6th एडिशन इसका हम यूज़ करें। ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, यही मैं आपके पास को जो है वो सेंड कर दूंगी। इसमें से हम चीज़ें जो है वो इसी में से हम पढ़ेंगे और गो थ्रू करेंगे, ठीक है। यही बुक हम थ्रू आउट द सेमेस्टर फॉलो करेंगे। जो टॉपिक्स में ज़रूरी नहीं है मैं सारे टॉपिक बुक से पढ़ाऊँ, लेकिन जो मैं टॉपिक बुक से पढ़ाऊँगी वो मैं आपके जो है वो बता भी दूँगी कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, बुक थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। जो मैं ये नहीं कह रही पूरे उठा के सारे टॉपिक्स कवर करना शुरू कर दो। जो मैं टॉपिक्स बताऊँगी वही उसी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना और उसी पे वर्किंग करना, ठीक है। मैं एलएमएस पे शेयर कर देती हूँ, बिल्कुल बेटा, ठीक है। अच्छा, बाकी दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। चाहिए आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो टाइम पे सेशन ज्वाइन किया करो। अच्छा, लास्ट के 10 मिनट में 15 मिनट में आने वाले बच्चों की कोई अटेंडेंस मांगनी होगी, क्या कहें जी आपने बिल्कुल आखिरी आने से 5 मिनट पहले सेशन ज्वाइन कर लिया, अब आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ख्याल रखना इस चीज़ का। और जो है वो अपने क्लासमेट्स को बोलना कि ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप। और बाकी मैं रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों का उसके लिंक एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी और सारी चीज़ें जो है वो ग्रुप पे भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेंसडे को आपकी होपफुली नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला टॉपिक नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्लास का टाइम भी एंड हो गया है आपकी। अटेंडेंस जिसने नहीं लिखी है वो अटेंडेंस लिख दो अपनी चेक बॉक्स में, ठीक है। फ़ाहम आप हाँ सही है, अपनी आईडी लिख दो, मैं मार्क कर दूँगी, सही है। और जिसने भी मार्क नहीं किया है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, शुरू की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। और फिर बाकी अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दो, ठीक है। बाकी सब लीव कर सकते हैं जिसने मार्क कर दिए।